Hello बच्चों, in this video we'll be doing question number 1 to 3 of exercise 13.2. Question number 1 is which of the following are in inverse proportion? देखना है कौन कौन सी inverse proportion है. Number 1, the number of workers on a job and time to complete the job. दो quantities कौन सी हैं? Number of workers and time. अब इन्वर्स में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी में डिक्रीज होता है, या एक क्वांटिटी को मैं डिक्रीज करती हूँ तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करती है. अब हम देखते हैं इस केस में क्या होता है. सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया था, मुझे अपने घर का वाइट वॉश कराना है, तो मुझे मिले हैं 4 वर्कर्स एंड दे से कि दे विल फिनिश द वर्क इन 2 days, टाइम इन डेज. मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे काम जल्दी ख़त्म करवाना है. बोलते ठीक है, हम 4 वर्कर और ले आते हैं. नाउ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 8 और बोलते हैं आपका काम हम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे. इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए और टाइम क्या हो गया, टाइम डिक्रीज हो गया. उल्टा हुआ ना. सो दिस इज अ केस ऑफ inverse proportion. Second is the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. कौन सी दो quantities हैं? पहली है time and the other one is distance. अब हम देखते हैं जब एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं तो दूसरी में कैसा चेंज आता है. टाइम को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है या घटता है. अगर बढ़ता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो इन्वर्स. सपोज टाइम हम आवर्स में लेते हैं एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. सपोज 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है. लेट अस से द स्पीड इज 75 किलोमीटर्स पर आवर. तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड इज 75 किलोमीटर्स. अब हम टाइम को बढ़ाते हैं, 1 से 2 कर रही हूँ. आप देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा. स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड है. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स हर घंटे में डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो रहा है. तो दूसरे घंटे में भी 75 ही डिस्टेंस कवर होगा. पहले घंटे का 75, टोटल कितना हुआ 150. तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस होगा कवर, 150. यानी कि जब मैं टाइम इंक्रीज कर रही हूँ तो ये डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज ए केस ऑफ direct proportion. So answer is these two quantities are not in inverse proportion. Third है area of cultivated land and crop harvested. तो दो quantities हो गई, cultivated land and crop harvested. कल्टिवेटेड लैंड कौन सी होगी, जिसपे हमने फसल उगाई है. सपोज इतनी एक खेत है, इतना इस पे मैंने फसल उगाई है, एक खेत. तो मुझे क्रॉप कितनी मिलेगी, इतने से ही मिलेगी ना. सेम उससे मुझे क्रॉप मिलने वाली है, एक से ही मुझे क्रॉप मिलने वाली है. अब अगर मैं लैंड जो हमारी जिसपे हमने उगाया है इसको मैं बढ़ा देती हूँ. सपोज ऐसे हम 2 में कर देते हैं, सेम ऐसे 2 में करती हूँ, मैं 1 से 2 कर देती हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ. तो मुझे देखना जो मेरी फसल तैयार है वो मुझे 1 से मिलेगी, 2 से मिलेगी, कितनी मिलेगी. यहाँ फसल उगाई और यहाँ भी उगाई तो मुझे फसल यहीं और यहीं से 2 जगह से ही मिल रही है ना. तो ये जो है क्रॉप हार्वेस्टेड भी बढ़ रही है. एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है. मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है. दैट इज these two quantities are not in inverse proportion. Fourth is the time taken for a fixed journey and speed of the vehicle. तो दो चीजें कौन सी हमने देखनी है, टाइम एंड स्पीड. फॉर ए फिक्स जर्नी, फिक्स जर्नी का मीन्स मतलब क्या है, यहां से यहां तक अगर मैं जा रही हूं, दिस इज फिक्स्ड. दिस इज फिक्स्ड मीन्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो दीज टू क्वांटिटी वेरी इन प्रोपोर्शन, यानी कि वन थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर टू थिंग्स वेरी प्रोपोर्शनेटली। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको अपॉन 1 करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, तभी ये सेम आएगा ना। अगर मैं स्पीड को कम कर देती हूँ तो मेरा टाइम ज्यादा लगने वाला है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं और हम लेट हो रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना ड्राइवर को, भैया थोड़ा सा तेज चलाओ ना, तेज चलाओ में स्पीड बढ़ा दो। स्पीड क्यों बढ़ा दो? ताकि हमें जल्दी पहुंचना मीन्स टाइम कम लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। स्पीड अगर कम होती है, कभी कभी ड्राइवर बहुत धीरे चला रहे हैं, हमें गुस्सा भी आता रहता है, तो उस केस में हमारा टाइम ज्यादा लगता है, तभी हमें गुस्सा आता है कि हम और लेट पहुंचने वाले हैं। यानी कि स्पीड और टाइम जो है इनवर्सली चल रहे हैं, तो दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। बोलेंगे दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। दो क्वांटिटीज हैं, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब सपोज करते हैं कंट्री में पॉपुलेशन 100 है। एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत ही छोटी कंट्री ले रहे हैं जिसमें लोग बहुत ही कम है, 100 लोग हैं और ये इतना एरिया है, कंट्री की बाउंड्री इतनी है। अब मुझे ये देखना है कि एक इंसान को एरिया कितना मिलेगा लैंड का, इसका एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो एक इंसान को कितना मिलेगा एरिया, तो इसको मैं अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो वो एक पार्ट जो है वो एक इंसान के हिस्से में आएगा। तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दिखने में इक्वल नहीं लग रहा, जब आप मेजर करके करोगे तो एकदम इक्वल आएगा। सो 1 पार्ट इज दिस मच इज एरिया फॉर 1 पर्सन। अब हमने देखना है वेदर इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाती हूँ, सपोज पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है 100 से 200। अब मुझे देखना है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन पे क्या फर्क पड़ता है। अगर पॉपुलेशन 200 हो गई, ये बाउंड्री तो इतनी है, ये तो नहीं बढ़ेगी, कंट्री तो इतनी है, कंट्री की बाउंड्री इतनी है। अब क्या होगा, यही सेम लैंड जो है वो 200 में डिवाइड हो जाएगी। तो 200 में इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम फिर से इक्वल जो है ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये 200 पार्ट्स में हो गया। अब लैंड पर पर्सन कितना हुआ, अब लैंड पर पर्सन आ गया ये वाला। पहले केस में ये 2 पार्ट से, अब जब पॉपुलेशन 200 हो गई तो ये एक पार्ट आ गया, ये वाला। ये पहले पूरा एक पार्ट था, अब ये इसका हाफ है, यानी कि अगर हम ये पहले 2 पार्ट्स कहें तो अब ये एक पार्ट है। यानी कि विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज डिक्रीज इन एरिया। एरिया कम हो गया ना, तो with increase in population there is decrease in area of land per person. So these two quantities are in inverse proportion. जब ये चीज कांस्टेंट है, कंट्री तो बाउंड्री वही है, तो अदर थिंग्स विल वेरी proportionately. Question number 2. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. कितने भी winners हो, prize money is fixed, that is rupees 1 lakh. Complete the following table. This is the table
and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. Table दिया है, number of winners and price for each winner. Find whether the prize money given to an individual winner. So the individual winner is for each winner. So price for each winner in rupees and number of winners. Prize money is fixed. That sum is fixed. These two quantities will vary in proportion. क्योंकि जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट इज फिक्स्ड. अगर एक ही विनर है ही विल गेट ऑल द मनी 1 लाख. 2 विनर्स हो जाते हैं 1 लाख ही अमाउंट है तो दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली. तो वो आ जाएगा 50,000. ईच विनर विल गेट 50,000. नंबर ऑफ विनर्स बढ़ जाते हैं तो 1 लाख को किस में डिवाइड करना है मुझे 4 विनर्स में. सो ईच वन विल गेट 25,000. ये तो हम डिवाइड करके कर रहे हैं बट पहले हम देखते हैं कि हम प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाकर हम कैसे करेंगे. अगर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते हैं फ्रॉम 1 to 2 तो प्राइस मनी को क्या हो रहा है हाफ हो रही है, इनवर्स हो रहा है. सो दीज टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज इक्वल. तभी वो हमारा प्राइस मनी फिक्स रहेगा ना. अगर मैं इसको x लिखती हूँ इसको y और इनको मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 x7 y7. तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इज सेम. यानी कि x1 y1 इज x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 इज इक्वल टू x5 y5 इज इक्वल टू x6 y6 इज इक्वल टू x7 y7. तो ये दो क्वांटिटीज तो मुझे दी है, मुझे ये निकालनी है y3 निकालना है. तो मैं ये ले सकती हूँ या ये और ये ले सकती हूँ. सपोज हम ये वाला ले लेते हैं x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3. ये वाला ले लेते हैं x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3. x2 क्या वैल्यूज पुट कर दो 2 इंटू y2 इज 50,000 इज इक्वल टू x3 इज 4 इंटू y3 मुझे निकालना विच इम्प्लाइज. अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख देती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे y3 निकालना है तो y3 को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो पूरा टर्म को ही हम इधर ले आते हैं पूरी राइट हैंड साइड को. सो y3 इज 4 इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा फिर 2 ये आ जाएगा 25,000. सो y3 इज 25,000. नेक्स्ट निकालना है y4. ठीक है तो x2 y2 और हम इसको ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं ये वाला क्योंकि 1 से मुझे डिवाइड नहीं करना 2 से मुझे 2 से हर बार डिवाइड करना पड़ेगा. सो मैं कंपेयर करने के लिए फर्स्ट x1 y1 और ये ले लेती हूँ. ठीक है x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4. वैल्यूज डालो. x1 इज ये दो दी हुई है ना इन दोनों में से हमें लेना और एक जिसकी वैल्यू निकालनी है. तो बेटर हम ये ले लेते हैं कि इसमें 1 है 2 होगा तो 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा कैंसिल आउट करना पड़ेगा. तो यही हम ले लेते हैं हर केस में. तो x1 इज 1 इंटू y1 इज 1 लाख इक्वल टू x4 इज 5 4 निकालना है एज इट इज विच इम्प्लाइज इसको आगे ले आओ 5 इंटू बाई 4 इज 1 इंटू 1 लाख इज 1 लाख. 5 4 इज 5 उधर जाएगा तो डिवाइड. अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 सा 20,000. सो y4 इज 20,000. अब नेक्स्ट मुझे निकालना है y5. अब x1 को मैं इससे इक्वेट कर दूंगी.
x1 y1 इज x5 y5, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। x1 इज 1, y1 इज 1 lakh इक्वल टू x5 इज 8 इंटू y5, विच इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आते हैं, 8 इंटू y5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 lakh इज 1 lakh, y5 इज 1 lakh डिवाइडेड बाय 8 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, so this is 8 ones are 8 twos are 16, 8 fives are 12,500. 12,500 is y5. y6 के लिए क्या करेंगे, अब x1 y1 को मैं x6 और y6 से करूंगी, तो इसको हम x1 y1 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, x1 y1 इज 1 इंटू 1 lakh, x6 क्या है 10 into y6, which implies 10 into y6 is 1 lakh, which implies y6 is 1 lakh divided by 10, so this is 10,000, so y6 is 10,000. नेक्स्ट मुझे निकालना है y7, तो मैं अब x1 और इस दोनों को इक्वेट कर दूंगी, x1 y1 is x7 y7, x1 y1 is 1 into 1 lakh equal to x7 is 20 into y7, ठीक है, is equal to 1 lakh divided by 20, so this is 5,000. y7 is 5,000. So all the blanks are filled. चेक कैसे करेंगे whether it is correct or not? हम इनके जो प्रोडक्ट है सेम होने चाहिए, 1 into 1 lakh 1 lakh, 2 into 50,000 1 lakh, ये दो हमें दिए हुए थे। अब बाकी जो हमने फाइंड करे हैं उनका प्रोडक्ट देखो, 20 into 5,000 सॉरी 20 into 5,000 1 lakh, 10 into 10,000 1 lakh, 8 into 12,500 1 lakh, 5 into 20,000 1 lakh, 4 into 25,000 1 lakh. That means ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं these are all correct. थर्ड है, रहमान is making a wheel using spokes. ये व्हील बना रहा है, स्पोक्स से उसकी तारें होती हैं जैसे साइकिल की. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of spokes, any pair of consecutive spokes, consecutive क्या होते हैं, एकदम साथ वाले, are equal. ये स्पोक्स का एक पेयर है तो ये एंगल बना, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में एंगल बन रहा है दैट इज सेम, इस वाले पेयर में भी जो एंगल बन रहा है वो इस पेयर के बराबर है, वो इस पेयर के बराबर है, मीन्स पेयर मीन्स इन दोनों के बीच जो बन रहा है एंगल, इन दोनों के बीच जो बन रहा है, इन दोनों के बीच, तो ये चारों एंगल्स इक्वल हैं. इस तरह से उसको ये स्पोक्स लगाने हैं. हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. टेबल क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ दिए हैं, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स. अब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है, जब 4, 1 2 3 4, एंगल इज 90. कौन सा एंगल, बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, यानी कि दिस एंगल इज 90. तो चारों एंगल्स इक्वल है, एनी पेयर का एंगल इज इक्वल. वो इसी तरह से लगा रहा है चारों स्पोक्स की हर एक एंगल जो है दैट इज इक्वल. दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90. वैसे भी हमें पता है ना, एक राउंड जब होता है दैट इज 360 डिग्रीज, तो 4 into 90 इज 360. 360 इसमें ना देके आपको ये दे दिया है कि ईच एंगल इज सेम बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्पोक्स. सो 4 into 90 इज 360. अब यहाँ पे कितने स्पोक्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6. 6 के साथ ये एंगल कितना है, 60. अगर ये 60 है और हर एक एंगल सेम है तो 6 एंगल्स हैं, 60 into 6 इज 360. जब प्रोडक्ट सेम होता है तो कौन सी प्रोपोर्शन होती है,
इनवर्स, यानी कि जब नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल जो है कम हो रहा है। तो दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट इज सेम, तो हम प्रोडक्ट को इक्वेट करके ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसमें लिख दो दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर अगर मैं इसको x से डिनोट करती हूँ, इसको y से, इनको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, तो हमें क्या निकालना है, y3 y4 y5, तो टेबल कंप्लीट हो जाएगा। सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, एक्स वाई प्रोडक्ट इज सेम, एक्स वाई इज सेम एज x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 इज इक्वल टू x5 y5। अब मुझे y3 निकालना है ना, तो आई कैन टेक दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस कुछ भी ले लो, these two quantities I am given, तो I can take any one of the column, तो हम यही ले लेते हैं, कौन सा, x2 y2 इक्वल टू x3 y3। वैल्यूज डाल दो, x2 is 6, y2 is 60, 6 into 60, x3 is 8 into y3। राइट हैंड साइड को इधर ले आते हैं, 8 into y3 is, लेफ्ट हैंड साइड को वहां ले जाते हैं, which implies y3 is 6 into 60 divided by 8 को वहां ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। सो दिस इज 2 3s are 2 4s are 4, 15, 15 into 3 45। So this is y3 is 45 degrees। अब हमें y4 निकालना है, तो इसको ना लेके, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया, आप पुराना इसी को ही लो, कौन सा, x2 y2 को ही x4 y4 से इक्वेट करके y4 निकालते हैं। x2 y2 क्या है, 6 into 60, x4 is 10 into y4, इसको वहां ले जाओ पूरा राइट हैंड साइड को, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट में ले जाते हैं। अब y4 इज इक्वल टू 6 into 60 डिवाइडेड बाय 10, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10, और इससे कटेगा 6, दिस इज 36। सो y4 इज 36 डिग्रीज। अब निकालना y5, x2 y2 को मैं इससे भी कर सकते हैं, कोई एक कॉलम आप यूज करो। What is x2 y2, 6 into 60 इक्वल टू x5 कितना है, 12 इंटू y5। राइट हैंड साइड को वहां ले आते हैं, 12 इंटू y5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को वहां ले जाओ, 6 इंटू 60, y5 है 6 इंटू 60, ऐसे उतार दो, 12 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 12, 6 1s are 6 2s are 2 1s are, and this is 30। So y5 is 30 degrees। So table is complete now। ये चेक करो कि ये वैल्यूज जो हमने निकाली है ठीक है कि नहीं, ये जो कांस्टेंट आना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करके वो सेम आना चाहिए। फर्स्ट केस में इट इज 360, दूसरे में 6 into 6 360, ये तो हमें दिया हुआ था। अब देखो 8 into 45 that is also 360, 10 into 36 360, 12 into 30 360। So all these values which we have found are correct। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है, फर्स्ट आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल formed between the consecutive spokes in inverse proportion। number of spokes and angle between a pair of consecutive spokes, यही दो क्वांटिटीज थी। आर दीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमने पहले भी देखी है। जैसे ही हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स को बढ़ा रहे हैं, जब ये 4 से 6 हो रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये हमारा कम हो रहा है।
तो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट जो है ये सेम है थ्रू आउट। वो जो एंगल बन रहा था टोटल वो 360, 4 into 90 is 360। नेक्स्ट, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। एंगल हमें निकालना है। दिस इज, एक थोड़ा टेबल और बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है। कैलकुलेट द एंगल वेयर स्पोक्स आर गिवन, कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। ये मुझे 15 दिया हुआ है। तो अब तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारी वैल्यूज ठीक है, सो आई कैन कंसीडर दीज टू ऑल्सो, है ना। 12 into 3 12 into 30 is 360। तो 360 ये प्रोडक्ट है तो ये हमारा चेक्ड है, तो आई कैन यूज दिस ऑल्सो। तो अगर ये x6 और y6 है तो मैं ये वाला यूज कर सकती हूँ। x5 y5 इज इक्वल टू x6 y6। x5 क्या है 12, y5 इज 30 इक्वल टू x6 15 दिया है, y6 मुझे निकालना है। आप इसमें पहले सपोज भी कर सकते हो, लेट y6 be the angle between y6 be the angle between a pair of consecutive spokes, a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes, with 15 spokes। ऐसे आप शुरू में आप सपोज कर लो। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। 15 into y6 I can write this side, 12 into 30 that side, so y6 निकाल लेते हैं। y6 is 12 into 30, 15 उधर आएगा तो डिवाइड, so 15 ones are 2, 12 into 2 is 24, so y6 is 24 and this is in degrees, this is 24 degrees। so y6 क्या था? Angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes is 24 degrees। Third है how many spokes? How many spokes? Number of spokes. Now we have to find this. How many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40? If this is 40, we have to find this. इसको ले लेते हैं x7 and this is y7। अब इसमें हम इसको सपोज करेंगे, लेट x7, हाउ मेनी स्पोक्स? लेट x7 बी द नंबर ऑफ स्पोक्स दैट वुड बी नीडेड if the angle between a pair of consecutive spokes is 40. If the angle between a pair of spokes is 40। अब हम इसको फिर से यूज कर लेते हैं, दिस और दिस, और इसको चेक करके इसको भी यूज कर सकते हैं। If 15 into 24 is 360, तो हमारा 24 आंसर ठीक है। 40 is 15 into 24, 60, this is 360, तो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो मैं इसी को यूज कर सकती हूँ, ठीक। सो आई कैन यूज x6 y6 इज इक्वल टू x7 y7, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, सारे प्रोडक्ट्स बराबर होंगे। व्हाट इज x6? 15, व्हाट इज y6? 24, x7 हमने निकालना है, इंटू y7 इज 40, which implies x7 into 40 is 15 into 24, which implies x7 is 15 into 24 divided by 40 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 6 4 10, 5 2 and 5 3 2 3 3 into 3 9, which implies x7 is 9। क्या सपोज किया था हमने? x7 हमने सपोज किया था the number of spokes that would be needed
If the angle between a pair of consecutive spokes is 40 is 9. आप चेक भी कर सकते हो, this into this should be 360, so 9 into 40 is 360. Your answer is correct.